नमस्कार दोस्तों। आज टॉपिक लेते हैं झीलें। झीलें दो प्रकार की होती है, एक तो खारी, एक होती है मीठी। खारी हो जो खारी, मीठी हो जो को मीठी, इतना तो बताइए। झीलों से संबंधित जब भी प्रश्न उठता है तो मरुस्थल की 3 झीलों को हाईलाइट में रखता है, एक तो कोलाई, कायलाना और एक बालसमुद्र। क्योंकि मरुस्थल की ऐसी 3 ही झीलें हैं जो क्या है, मीठी है, बाकी सब क्या है, खारी है। तो खारी झील आज हम पढ़ेंगे। खारी झीलें, खारी झीलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कोई साड़ी सा पोल रे, बार बार याद करो, हो जाएगा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सासे सांबर, डी से डीडवाना, पैसे पंचपत्रा, लू से लूणकरण सर, कु से कुचामन, पैसे फलोदी, डे से डेगाना और ऐसे रेवासा। और एक और है नावा। नावा भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई थी। नावा का नमक बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रसिद्ध झील है ये भी। सांबर, डीडवाना, पंचपत्रा, कुचामन, फलोदी, लूणकरणसर, पैसे रेवासा और डेगाना और एक नाव। बार बार याद करो, हो जाएगा। अब एक एक का दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं, उतार लेना। डिटेल दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, तीनों का ही है। एक एक का डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सांबर का। सांबर, पंचपत्रा और डीडवाना। राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट झील है सांबर झील। झीलों के जब भी नोट्स बनाओ ऐसे बना लिया करो, इसके आसपास, इसके अंदर सब कुछ इसमें ही आ जाएगा। सांबर झील दोस्तों 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। पहला जयपुर, दूसरा नागौर और तीसरा अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर ये कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। लेकिन इसका रख रखाव कागजों में कहाँ पे आता है? जयपुर में आता है। चाहे मैं अजमेर का हूँ, चाहे मैं जोधपुर हूँ, चाहे जयपुर हूँ, लेकिन कागजों में मेरा नाम कहाँ आएगा? अजमेर ही आएगा। इसलिए इसका कागजों में नाम कहाँ पे आता है? जयपुर में आता है। और सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिलों में स्थित है। ये फैली हुई 3 जिलों में, लेकिन कागजों में इसका नाम जयपुर में आता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील है तो झील के अंदर तो भाई पानी नदियों द्वारा ही आएगा। तो इसमें उत्तरी साइड से एक नदी गिरती है, उत्तरी साइड से नदी गिरती है जिसका नाम है मेथा। और एक दक्षिण साइड से नदी विलय होती है इसमें जिसका नाम है गुप्पनगढ़।
मैथा उत्तरी साइड से मैथा और दक्षिण साइड से रूपनगढ़, 2 नदियां और गिरती है इसमें, खारी और एक खंडेला। मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है? आके 4 नदियां आके गिरती है। उत्तरी से मैथा, दक्षिण साइड से रूपनगढ़, एक खारी और एक खंडेला। दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 2 से 12 किलोमीटर चौड़ी। लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर ये नदी क्या है? चौड़ी है। इस झील के किनारे एक मस्जिद भी स्थित है जिसका नाम है नालीसर मस्जिद। यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यार पद्धति द्वारा किया जाता है। जैसे क्यारे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे क्यारे बनाए जाते हैं। यहाँ से जो नमक प्राप्त किया जाता है कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? क्यार पद्धति द्वारा यहाँ पे नमक प्राप्त किया जाता है। इस नमक के अंदर एक शैवाल भी पाया जाता है। सांबर झील के नमक में क्या पाया जाता है? शैवाल भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना शैवाल। और इसी झील के पास एक माता का मंदिर है। क्या है? एक माता का मंदिर है। उस माता का नाम क्या है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे अकाल पड़ा था और इस माता ने साग, फल फ्रूट ये बताए जाते हैं। साग का जैसे अर्थ फल होते हैं। इस माता ने यहाँ पे अकाल पड़ने के कारण फल फ्रूट एवं सब्जी बांटी थी, इसलिए इस माता का नाम क्या पड़ गया? शाकंभरी माता। ये सबसे प्राचीन माता मानी जाती है। और सबसे प्राचीन कौन होती है? दादी या नानी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी या देवयानी। तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर है। और तीर्थों का भांजा कौन है? भांजा मचकुंड। मचकुंड कहाँ पे है? धौलपुर। मामा जी पुष्कर है और भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता को कहा जाता है। इसे शाकंभरी माता या देवयानी कहा जाता है। वैसे तो ये झील प्राकृतिक झील मानी जाती है, लेकिन निजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान इस झील के निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि सांबर है ये प्राचीन चौहानों की क्या थी? राजधानी थी। अगर इस झील की निर्माण की बात करें, वैसे तो ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये झील प्राकृतिक झील मानी जाती है। निजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माता वासुदेव चौहान बताया जाता है, जो कि चौहानों का क्या बताया जाता है? मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस झील को देखें तो हमारे एक आपने नाम सुना होगा, दादू दयाल। दादू दयाल जी बताते हैं कि ये दयालु बहुत थे, इसलिए इनका नाम दादू दयाल जी था। बताते हैं कि दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश इसी झील के किनारे दिए थे और दादू पंथ की स्थापना की थी इन्होंने 1574 में, इसी झील के आसपास में की थी। दादू दयाल गुजरात के थे, अकबर के समकालीन थे। 1585 में ये फतेहपुर सीकरी अकबर से मिलके भी आए थे। इनकी एक सत्संग होती है, उस सत्संग का नाम क्या था? अनख दरीबा।
अलकदरीबा। इनके सत्संग का क्या नाम था? अलकदरीबा। जैसे हम हिंदू मिलते हैं तो हम बोलते हैं राम राम, मुस्लिम आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं वालेकुम सलाम। वैसे ही दादूपंथी जब भी आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं सत्य राम। सत्य राम। दादू दयाल जी का एक संत था जो बड़ा फेमस है। दादू दयाल जी का एक शिष्य था संत रजब। संत रजब। दादूपंथी कहते हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन संत रजब ने विवाह शेरवानी पहन ली थी। और विवाह तभी होता है हमारे जब भी होता है तो हम अपने कुल मंदिर या कुल देवता के परिणाम करने जाते हैं। तो बताते हैं कि ये संत रजब अपने गुरुदेव के गए थे दादू दयाल जी के पास में। तो दादू दयाल जी ने संत रजब को देखकर अपना मुंह फेर लिया था। ये बताते हैं क्या हुआ गुरुदेव, नाराज कैसे हो? तो ये दादू दयाल जी एक दुआ बोलते हैं, रजब तूने गजब किया, रजब तूने गजब किया, बांध लिया चेहरे पे मोर, आया था हरि भजन करने, कर लिया ठोर। रजब तूने गजब किया, बांध लिया चेहरे पे मोर, आया था हरि भजन करने, कर लिया ठोर। अरे रजब तू तो यहाँ पे हरि भजन करने आया था, लेकिन तू तो ठोर ठिकानों लगा था मैं लाखों। बताते हैं कि ये संत रजब कहते हैं कि मेरे गुरु ही नाराज हो गए, मैं शादी करूंगा ही नहीं। ये विवाह की ड्रेस में ताउम्र दूल्हे की वेश में रही। ताउम्र उस शेरवानी के अंदर ये ताउम्र दूल्हे के वेश में रहे। जब इनका अंतिम समय दादू दयाल जी का नरेना में बीता था, इनका अंतिम समय में जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई, तब सब बताते हैं कि संत रजब ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बताते हैं कि अब संसार में देखने लायक कुछ रहा ही नहीं, अब मेरा जीवित रहने से क्या फायदा। दोस्तों यही बातें थी सांबर झील के बारे में। अब कल चर्चा करेंगे पंचपदरा और डीडवाना की झील में। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 में पंचपदरा और डीडवाना झील में कल पूरी करवा दूंगा और ये हमारे खारे पानी की झीलें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।